इस वीडियो के माध्यम से हम नदी घाटी सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। नदी घाटी सभ्यताओं में कौन कौन सी सभ्यताएं, तो एक बार हम उसको देख भी लेते हैं। एक है मिस्र की सभ्यता, एक है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरी है सिंधु नदी घाटी सभ्यता और चौथी है हवांग हो सभ्यता या चीन की सभ्यता। इसको पीली नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन जब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं सभ्यता को, तो हम इस सभ्यता से पहले जो हमने पढ़ा है उसको ज़रा एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हमने अभी तक देखी हैं, ताकि आपने पढ़ा है ना कि इतिहास क्या होती है, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। तो अगर पीछे की चीज़ों को अगर हम जोड़ नहीं पाए यहाँ पर, तो आगे जो बढ़ेंगे हम तो समस्याएं आएंगी। तो एक बार ज़रा पीछे देखते हैं कि क्या क्या हमने अभी तक देखा है। हमने इससे पहले आपको पाषाण काल के बारे में बताया, और पाषाण काल के दरमियान हमने जब आपको पाषाण काल पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि मनुष्य किस प्रकार से अपना जीवन जी रहा था। तो आपने देखा शुरुआती दौर में मनुष्य कैसे है। तो शुरुआती दौर में मनुष्य जैसे जानवर रह रहा है वैसे मनुष्य भी रह रहा है। ये अपने खान पान के लिए क्या कर रहा है, तो ये जंगलों पर निर्भर कर रहा है। जो कंद मूल पशु मिल जा रहे हैं ये खा ले रहा है, बड़ा छोटा कुछ नहीं देख रहा, ये वही कर रहा है। आगे चल करके इसके जीवन में क्या होता है, मध्य पाषाण काल में आग आ जाती है, और आग आने के बाद इस मनुष्य का जीवन बदल जाता है। कैसे? आग आने से क्या होता है कि ये जो खाना खाता है, अब वो खाना क्या होता है, सुपाच्य हो गया है, और सुपाच्य होने से अब इसका लाइफ साइकिल जो है वो बढ़ गया है, जीवन प्रत्याशा जो है अब इसकी बढ़ गई है, क्योंकि खाना सुपाच्य हो गया है आग से पक जाने के बाद। अब आग के बाद इसके जीवन में पशुपालन आता है, और पशुपालन के बाद आपने देखा कि यह मानव कृषि करने लगता है। साथ ही साथ अपने औजारों में परिवर्तन देखे। अब कृषि इस समय तक पाषाण काल में, जो अपने नवपाषाण काल में देखा, तो तब तक कैसे वो कृषि कर रहा है, तो लकड़ी और पत्थर इसी से वो खेती कर ले रहा है और किसी तरह कर रहा है। आगे चलकर क्या होता है कि मनुष्य को एक धातु मिलती है, और वह धातु है तांबा। अब अभी से आप कंपेयर ना करें, लेकिन उस समय के टाइम से आप कंपेयर करेंगे तो तांबा ने इसके जीवन में परिवर्तन लाया, और यह सरप्लस उपजाने लगा। और जब सरप्लस उपजाने लगा, एक तरफ कृषि, तांबा, इन सारी चीज़ों ने इसको एक संस्कृति बनाने का मौका दे दिया। और फिर हमने संस्कृति के तहत ताम्रपाषाण, जिसको चाल्कोलिथिक युग भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है चाल्कोलिथिक, याद रखिएगा, चाल्कोलिथ है ना, जो कहते हैं, इसमें आपने संस्कृति देखी, जैसे कायथा संस्कृति देखी थी, मालवा संस्कृति देखी थी, ऐसे एक दो एग्जाम्पल और आपको मैंने बताई थी। अब क्या है, इस संस्कृति के बाद मनुष्य सभ्यता की तरफ दौड़ा, और ये जो सभ्यताएं हैं, विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं, ये सारी नदी घाटी के किनारे ही बसी। तो एक बार हम देख लेते हैं कि विश्व में कितनी सभ्यताएं थीं, फिर हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी सभ्यताएं रहीं, और भारत के आसपास किसका भारत के साथ संबंध रहा, हम लोग एक बार मैप के माध्यम से देख लेते हैं। आप इसको कॉपी में कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। एक स्क्वायर, एक जो है रेक्टेंगल आप इस तरह का खींच लें, एक आप मोटा मोटी इस तरह का फिगर बना लें, एक दूसरा फिगर आप इस तरह का बना लें, तीसरा आप ये फिगर बना लें, चौथा ऐसा फिगर बना लें, या आप इसमें थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। ये यूरोप ले लें इस तरह से, है ना, और ये एशिया वाला पार्ट ले लें आप, है ना, हालांकि ये भी एशिया में ही आता है, ये एशिया में ही आ जाता है, आप इस तरह ले लें, है ना। एक छोटा छोटा आपको जो फिगर लगे आप कॉन्टिनेंट के हिसाब से, ये नॉर्थ अमेरिका है, इसके नीचे साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है। तो आप इस तरह मोटा मोटी फिगर्स देख लें। आइए हम लोग नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका में ये जो मैक्सिको दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक सभ्यता होती थी, इसको कहते थे माया सभ्यता। और ये जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में ये पेरू का इलाका है, पेरू के इस तट पर वेस्ट साइड आपको एक सभ्यता दिखती थी, इसका नाम है इंका सभ्यता। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा समुद्र है ना, अटलांटिक ओशियन, और इधर पैसिफिक सागर, ये बहुत बड़ा है जो इधर भी आ जाएगा। तो इस वजह से ये पूरा कॉन्टिनेंट ही अलग था, अलग थलग पड़ा हुआ था। तो इस सभ्यता के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी
नहीं है, तो इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। अब आइए यहाँ, ये जो अफ्रीका है, ये जो इजिप्ट आप देख रहे हैं, ये है मिस्र की सभ्यता, या इसको इजिप्ट की सभ्यता भी कहते हैं। मिस्र की सभ्यता या इजिप्ट की सभ्यता। फिर ये जो आप इराक के पास का इलाका देख रहे हैं, ईरान के बाद यहाँ पर इराक का इलाका है, यहाँ पर यह थी मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेर की सभ्यता। लोकेशन आप कैसे चेक करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है रेड सी के पास, ये रेड सी है, ये अटलांटिक ओशन है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ये जो आपको रेड सी दिख रहा है, ये रेड सी और ये मेडिटेरियन सी, यहाँ पर आपको इजिप्ट है, एक सभ्यता यहाँ पर, एक सभ्यता यहाँ फारस की खाड़ी के पास, ये और ये अरब वर्ल्ड है। और तीसरा ये जो हिमालय है, ये सिंधु नदी की किनारे एक सभ्यता बसी। इसके बाद चाइना में अगर हम बात करें तो यहाँ इस जगह पर ये हवांगो सभ्यता या पीली नदी सभ्यता इसका नाम रखा गया। तो आप सभ्यताओं से परिचित हो गए। अब आइए हम लोग बात करते हैं नदी घाटी सभ्यताओं में दो सभ्यताओं की, नदी घाटी सभ्यता, और इस सभ्यता में हम सबसे पहले बात करेंगे मिस्र की सभ्यता की। मिस्र की सभ्यता के बारे में आपको जो मुख्य मुख्य बातें याद रखनी चाहिए, वो क्या याद रखनी चाहिए, वो मैं आपको लिखा रहा हूँ, आप ये सब नोट करते चलिए। सबसे पहली बात, इसको एक और नाम से बुलाते हैं, वो क्या है, इजिप्ट की सभ्यता। ये इजिप्ट वाले एरिया में है। ये अभी ये 3500 BC के आसपास ये सभ्यता डेवलप हुई, और यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। यह जो मिस्र की सभ्यता है, यह नील नदी के किनारे बसी, और इसलिए इस मिस्र की सभ्यता को नील नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। यह जो नील नदी है, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप यहीं पर जान लीजिए। यह विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है। अब आप बोलेंगे लंबी है तो कितने किलोमीटर की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 6700 किलोमीटर लंबी है। अगर हम इस नदी की बात करें, ये कहाँ से निकलती है, यानी इसका उद्गम स्थल क्या है, वह है विक्टोरिया झील। और ये नदी ख़त्म कहाँ होती है, यानी इसका मुहाना कहाँ है। उद्गम मतलब जहाँ से वो निकली, और मुहाना का मतलब जहाँ वो ख़त्म हुई। यह जो मुहाना है, यह है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। यह जो नील नदी है, यह मिस्र के इलाके में पानी का सबसे बड़ा स्रोत थी। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि मिस्र में पानी का सबसे बड़ा स्रोत है आज भी। और इस नदी के दोनों किनारे पर्वत हैं, और ये जो नदी है, ये जो मिट्टी लाती थी बाढ़ के कारण, उस वजह से यहाँ की जो नील नदी का जो पर्वत का जो किनारा था, वह क्या हो गया, उपजाऊ। और जब यह उपजाऊ हो गया, तो उपजाऊ होने से यहाँ पर कृषि कार्य अत्यधिक होने लगे। तो यहाँ पर आप नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए। लिखिए, मिस्र में पानी की बड़ी कमी थी। वर्षा वर्ष में एक बार होती थी। वर्षा वर्ष में एक बार होती थी, अतः जल का मुख्य स्रोत नील नदी ही था। अब देखिए, यह जो नदी है, यह क्या कर रही है, यह बाढ़ लेके आ रही है। और जब बाढ़ लेके आ रही है, तो ऐसे में जो खेत है, जैसे मान के चलिए खेत है ना, एक सोहन का है और दूसरा मोहन का है। तो ये बाढ़ आया, अब ये जो दोनों का सीमांकन था, ये प्रभावित हो गया। तो ऐसे में एक राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था भी किसकी देन है, मिस्र की सभ्यता की देन है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब मिस्र की सभ्यता से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं
कुछ टर्म आते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक वर्ड मिलेगा आपको फराऊ, इसी को फराउन भी कहते हैं। ये किसके लिए ये वर्ड यूज़ हो रहा था? ये वर्ड यूज़ में हो रहा था जो बड़े मकान में रहते थे लोग, बड़े मकान में जो लोग रहते थे मिस्र की सभ्यता के, उनके लिए यूज़ होता था। बड़ा मकान मतलब महल, और महल में कौन रहेगा? राजा। तो आप ये ध्यान रखिए कि फराउन वर्ड, ये क्राउन जैसा भी लग रहा है, क्राउन मतलब क्या होता है? ताज। तो फराउन वर्ड राजा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा एक बात और आपको नील नदी घाटी सभ्यता के बारे में याद रखनी है कि नील नदी के किनारे एक चीज़ मिलता था, उसको बोलते थे सरकंडा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेपरिस। और इस पेपरिस से इन लोगों ने कलम और कागज बना लिया। तो विद्वान ये भी मानते हैं कि लिखने की जो कला है, यह भी किसकी देन है? मिस्र की सभ्यता की देन है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है इस सभ्यता के बारे में, और वो है ज्योतिष विद्या को लेकर के। अब ये ज्योतिष विद्या को लेकर के क्या है? आप जब नील नदी या मिस्र की सभ्यता, मिस्र की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ आसमान काफ़ी खुला खुला है। आसमान खुला होने की वजह से इनको तारों और नक्षत्रों का ज्ञान हुआ। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, वो है पिरामिड। ये पिरामिड क्या होता है? ये कुछ नहीं है, ये एक तरह का समाधि स्थल है। और ये किसकी समाधि है? ये शासकों की समाधि है। ये समाधि बनाया इसलिए जाता था ताकि शवों को सुरक्षित रखा जाए। और कैसे सुरक्षित रखते थे? तो जो भी डेड बॉडी होती थी, जो शरीर होता था, इसको अंदर से पूरा खाली कर दिया जाता था। इसमें खोखला करके एक पदार्थ भरा जाता था, वो था बेसिकली अलकतरा। और ये जो अलकतरा था, इसको बोलते थे मोमिया। और इसी मोमिया से मम्मी वर्ड बन गया। यहाँ तक बात समझ में आई? एक और आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक इसी तरह का पिरामिड है, उसका नाम है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। आपने ये नाम सुन भी रखा है, गीजा का पिरामिड। क्यों सुन रखा है आपने? क्योंकि ये जो गीजा का पिरामिड है, ये 7 आश्चर्यों में से एक है। विश्व के जो 7 आश्चर्य हैं उसमें से एक ये गीजा का पिरामिड है। और ये भी कहाँ है? यहीं पे। यहाँ पर जो खेती होती थी, जिस कृषि के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पे बेसिकली गेहूँ काफ़ी भरपूर मात्रा में यहाँ पर होता था। तो ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिस्र की सभ्यता के बारे में हमने बताया। इसमें आपको बस इतनी ही चीज़ ध्यान रखनी है, इससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। अगला जो अपना है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसके बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है मेसोपोटामिया में? एक तो आपको इसके कुछ और भी नाम याद रखने हैं, जैसे इसको बोलते हैं सुमेर की सभ्यता। आपने क्लास 4 में पढ़ा होगा सुमेर की सभ्यता के बारे में, उसमें है। इसके अलावा यहाँ पर चूंकि 2 नदियाँ हैं, वो है दजला और फरात। तो इसको दजला फरात की सभ्यता भी कहते हैं। ये कोई अलग सभ्यता नहीं है, मेसोपोटामिया सभ्यता की है, अलग नाम है। जैसे बिहार में एक लोग का 2 नाम होता है, एक घर में नाम होता है, एक स्कूल में नाम होता है, और कहीं कहीं तो कुछ और भी नाम भी होते हैं जो दोस्त रखते हैं। इसके अलावा एक और नाम इसका मिलता है, चूंकि ये इराक में है तो इसको इराक की सभ्यता भी कहते हैं। अब इस सभ्यता के बारे में हम कुछ मुख्य मुख्य बातें देख लेते हैं कि क्या क्या मुख्य बातें हैं और क्या क्या हमको ध्यान रखना चाहिए। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यह है कि चूंकि ये इसको सुमेर की सभ्यता भी कहते हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं उनको भी सुमेर बोला जाता है, सुमेरवासी। तो आजकल जो लोग नाम रख लेते हैं, एक फिल्म देखी थी मैंने कुछ सालों पहले,
तो उसमें एक कैरेक्टर था, उसका नाम था सुमेर यादव। तो ये यहाँ से वर्ड आया। ठीक है, ये दो नदियों के किनारे बसी थी, और दो नदी कौन सी थी तो आपको पता है वो दजला और फरात है। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन आ गया दजला फरात नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी थी, आपको 5 नाम दे दिया, इंका, माया, हवांगहो और मेसोपोटामिया, तो आप क्या मारेंगे, मेसोपोटामिया। ठीक है, यहाँ पर खेती जो थी वो गेहूं का हो रहा था प्राकृतिक तौर पर। यहाँ पर जो है आपको पेपरिस नहीं मिलेगा, तो इन्होंने कैसे लिखा, अगर इनको लिखना था तो इन्होंने कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ पर पेपर है नहीं, तो इन्होंने क्या किया ना, एक ईंट ली पतली सी और इस पर खुदाई करके लिख दी, तो इसको बोलते हैं किलाक्षर। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने बड़े बड़े नगर बनवाए और उसमें से एक नगर का नाम आपको मिलता है बेबीलोन। इन्होंने, जो मेसोपोटामिया के लोग हैं, इन्होंने पहियों का भी आविष्कार किया। तो विश्व में अगर पहियों की देन की अगर बात करें, जो आज अगर पहिया ना होता तो हम आप कहाँ थे, आप देख लें, आपके तो ट्रॉली तक में पहिया लगा है। तो इन्होंने पहियों का भी आविष्कार किया, ये आपको ध्यान रखना है। 1 से 60 तक की जो गिनती है ये भी इन्हीं लोगों ने डेवलप की। तो आप देखें 1 से 60 तक में आपको देखिए कैसे दिखता है, 12 महीने दिखते हैं, 12 मंथ्स, है ना। एक दिन में 24 घंटा दिख रहा है आपको, सब आप देख रहे हैं। 60 मिनट, 60 सेकेंड, ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब यहीं से आगे बढ़ के मिला। इसके अलावा इनकी जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यहाँ पे आपको मंदिर भी बहुत सारे मिलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मंदिर वगैरह करके अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। जो हमारी सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु नदी घाटी सभ्यता, इनका व्यापार होता था इससे, मेसोपोटामिया के। और इनके एक देवता हैं, उनका नाम है अनलील। अननील, तो अननील जो है इसको भारत में अनिल से कोरिलेट करके देखा जाता है। तो ये भी माना जाता है कि दोनों सभ्यताएं आपस में जुड़ी हुई थी। एक जो आखिरी चीज़ इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ वह यह है कि यहाँ पर एक हैंगिंग गार्डन है। ये जो हैंगिंग गार्डन है ये विश्व के 7 आश्चर्यों में यह भी एक है, और ये भी कहाँ है तो इराक यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता में है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो बात यहाँ तक हमारी नदी घाटी सभ्यता में 2 हुए। अब चीन की सभ्यता के बारे में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसको पीली नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं, बस बात खत्म है। हवांगहो सभ्यता इसका नाम है, हवांगहो, ये सही तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, ये सभ्यताएं हैं। अब हम लोग अगली जो बात करेंगे, अब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बात करेंगे, अपनी सिंधु नदी घाटी सभ्यता पर। और अब आप साथ साथ क्या करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ से आप एनसीईआरटी साथ साथ कवर करते चलेंगे। अभी तक जो आपने पीछे छोड़ रखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आप एकदम साथ साथ चलेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा होते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में अब ये बात करते हैं। आपको अगर थोड़ा बहुत पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।